तो आज के इस भाग में HNO3 थर्ड पार्ट है जो एनसीईआरटी केमिकल प्रॉपर्टीज पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली ही है जो चल रहा है, उसी से संबंधित है। यहाँ लिख दे रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली, उसी फैमिली का ये कंपाउंड्स है। अगर पूछे किसी को नाइट्रोजन किस फैमिली, HNO3 किस फैमिली का है, तो नाइट्रोजन फैमिली का ही है। उसी से ये उन्हीं का ही डेरिवेटिव है एक तरह से कहा जाए। तो ये आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। और हम लोग ऑक्सीडाइजिंग नेचर के विषय में बात करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होगा इसका, ऑक्सीकरण प्रॉपर्टी, ऑक्सीकरण गुण तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट हो जा रहा है ये भी समझ लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये यहाँ हम डाल दे रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीकारक गुण ऐसा क्यों हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीकारक गुण। अब यहाँ से आप देखिए नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है, ये ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखे रहिए। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ से अगर समझ ले रहे हैं तो सही हो जा रहा है। आप नाइट्रोजन कितने से कितना हो रहा है नाइट्रोजन एटम, तो इसके सारे गुणों के अध्ययन में थोड़ा सा सहायता आपको मिल जाएगी। और ये देखिए है क्या कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लेस देन +5 है, +5 से कम होगा, और पर ग्रेटर देन -3 से ज़्यादा होगा। यानी नाइट्रोजन का अगर हम बात करें तो -3 और +5 के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर है। और कौन कौन से संभावना बन सकती है ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो अगर हम यहाँ लेकर के आए तो देखिए कहाँ कहाँ है। ये इस पे ला देते -3, यही से आरम्भ करते, इतने तरह के कंपाउंड्स बनाता है ये। -3, फिर -2 ऑक्सीडेशन नंबर, फिर -1 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 ऑक्सीडेशन नंबर। इसलिए बच्चे को ये सब प्रॉब्लम हो जाती कि कौन वाला सही है। +1, +2, +3, 5 तक जाएगा, +3, +4, और देखते रहिए इधर +5 तक जा रहा है। इतना ऑक्सीडेशन नंबर है, बड़े भयंकर तरह का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑक्सीडेशन नंबर यह दे रहा है। और ये तो डिपेंड करेगा किस टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन पर है, ये इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। अभी हम लिख देंगे कब कौन सा प्रदर्शित करेगा ये बता देगा। लेकिन आइए इसमें देखिए कौन किस परिस्थिति में कौन कंपाउंड, कौन मॉलिक्यूल ई जनरेट करेगा। तो देखिए -3 अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से वो अमोनिया बनेगा उस रिएक्शन में, और वेरी एंड वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन होगा तो ये अमोनिया बनेगा, एकदम निश्चित है। देखिए अमोनिया -3 में है। -2 में क्या हो जाएगा इसका, अगर हम ले लें तो NH2 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 NH2, हाइड्रोजीन है NH2 N N2H4 में -2 है। -1 में देखिए कौन सा है
NH2OH है, ये -1 में ऑक्सीडेशन नंबर है। जीरो किस में आएगा? तो जीरो को हम बदल रहे हैं कलर। ये देखें यहाँ, जब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो नाइट्रोजन शून्य ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन गैस है, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन नंबर शून्य है। बाकी में फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, ये आपका N2O लाफिंग गैस, लाफिंग गैस में +1 है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे, यहाँ +2 है। और यहाँ +3 में अगर बात करें हम, तो N2O3 में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। 4 में NO2 है, देखते रहिए। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, जो भूरे रंग की गैस है, ये 4 है। और यहाँ पर 5 की बात करें तो N2O5, ये 5, देखते रहिए इतने तरह के कंपाउंड्स का निर्माण कर रहा है ये, कितना मॉलिक्यूल्स बन रहा है और कौन किस परिस्थितियों में बनाएगा, ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। और ये डिपेंड किस पे करेगा, देखिए यहाँ हम कर दें तब शायद जीरो लोगों को समझ में आए। आइए, अब कौन कौन से कंडीशंस में ये सब जनरेट होंगे, पैदा कब होंगे, है? दी ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड्स कहाँ, दी प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिडक्शन। देखते रहिए, प्रोडक्ट फॉर्म्स, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स फॉर्म्स, प्रोडक्ट्स फॉर्म्स, क्या क्या इसमें प्रोडक्ट्स बनेंगे, डिपेंड्स किसके ऊपर निर्भर करेगा, डिपेंड्स, कौन कौन चीजें होंगी ये आपको जानना जरूरी है। तो ये देखें कौन सा आ रहा है, ये टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, पहले पॉइंट्स पे जो डिपेंड करेगा कि उस अभिक्रिया का ताप क्या है। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, उस अभिक्रिया का ताप क्या होगा, ये डिपेंड करेगा यहाँ पे, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, वो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट है कि तनु है, उसका सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, ये भी डिपेंड करेगा। तीसरा देखें यहाँ, ये पॉइंट्स आ रहा है नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा इसमें जो रिएजेंट आ रहा है वो कैसा है, वो प्रबल है कि दुर्बल है, जिसके साथ ये झगड़ा कर रहा, लड़ाई कर रहा है। नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, वो उसकी प्रकृति क्या होगी, ये इसके ऊपर हम लोग लेके, ये 3 मेन पैरामीटर है जिसमें ये डिपेंड्स करेगा कि क्या होना चाहिए। तो ये आपका प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन, निर्भर करता है कि क्या क्या हो, कि उसमें वो, ताकि रिएक्शन को हम आसानी से समझें। पहला टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शंस क्या है, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन थ्री क्या है, तीसरा नेचर ऑफ द रिएक्शंस क्या है। ये डिपेंड्स करेगा कि ये प्रोडक्ट जो आपको बना हुआ है यहाँ है, ये देखिए इधर हाई कंसंट्रेशन रीजन है, इधर हम बना दे रहे हैं। जब अधिक कंसंट्रेशन होगा तो N2O5 बनेगा, जब वेरी एंड वेरी हाई कंसंट्रेशन होगा तब वो स्थिति बन जाती है उस साइड में। यहाँ इस पर ले आते हैं, वेरी हाई कंसंट्रेशन पर, अति वेरी हाई कंसंट्रेशन हो और ताप हो,
हाई टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन पर जब आएंगे तो इधर वाला प्रोडक्ट मतलब अधिक ऑक्सीकरण संख्या वाला बनेगा। इस साइड में क्या होना है, इधर अगर हम बात कर दें इस साइड में, तो ये जो बनेगा ये लो कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर पे प्रोडक्ट्स ज़्यादा इसके इस साइड में बनते हैं। तो लो कंसंट्रेशन ले लीजिए, लो डाइल्यूट जिसको वेरी वेरी डाइल्यूट जिसको लो कहते हैं, लो कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर होगा तो अमोनिया बनेगा, और वेरी लो कंसंट्रेशन होगा तो अमोनिया साइड का उत्पाद बनेगा। तो ये आपके यहाँ इम्पॉर्टेंट समझने वाली कहानी है कि ये कब कब बन रहे हैं, किन किन परिस्थितियों में बन रहे हैं, तभी आप इसके रिएक्शंस लिख पाएंगे, नहीं तो रिएक्शंस नहीं लिख पाएंगे। और ये स्थिति आपके लिए क्लियर हो जाती है कि किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को बनाएं, कैसे बनाएं, ये स्ट्रेटजी आपके सामने आनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको ला दे रहे हैं क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, इसी पर सारा रिएक्शन हमारा वो कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इधर आ जाएं हम। तो ये तो आपको मिल गया, अब हम लेके आ रहे हैं रिएक्शंस लिख रहे हैं, रिएक्शंस क्या हो कैसे हो। तो ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल रिएक्शंस में ए बी सी डी कैसे डालना, ए बी सी डी ही डाल दें क्योंकि एक दो तो हमने डाल दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, जितने ही नॉन मेटल वाले कंपाउंड्स हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल समझ रहे हैं ना, अधातुओं का ऑक्सीकरण, हिंदी भी लिख दिया जाए तो ज्यादा सही है। अधातुओं, जितने अधातु हैं जिसके नाम के पीछे IUM नहीं लगा है उनकी बात हो रही है। अधातुओं का ऑक्सीकरण, ये उनका ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण माने ऑक्सीडेशन संख्या में वृद्धि कर देना, उस एटम के ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि कर देना। हम उदाहरण अभी दे रहे हैं एग्जांपल्स, घबराइए नहीं, वो एग्जांपल्स आ रहा है आपके सामने। कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स पहले तो यहाँ लिखते हैं, अधातु कौन है, नॉन मेटल कौन है, तब हम रिएक्शंस आगे बढ़ाएं। दो चार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, दो चार इसमें से आप लिखिए। जैसे हो गया नॉन मेटल में कार्बन अधातु है, ये समझ गए। सल्फर अधातु है, सल्फर अधातु हो गया। फास्फोरस, ये सब पी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं। फास्फोरस, आयोडीन, ये सब अधातुएं हैं। ये इसको हम ये यहाँ आदि कर दें तो ये हो गया। इनको सबको देखिए ऑक्सीडेशन करेगा तो बनेगा क्या, इनको जब ऑक्सीकृत कर देता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, यहाँ से ऑक्सीडेशन यहाँ लिख दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन, इन सब का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीडेशन, तो बनेगा क्या, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाएगा। ये देखते रहिए ऑक्सीडेशन हो गया। सल्फर सोच सकते हैं, सल्फर मैक्सिमम अपने +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है तो H2SO4 बना देगा। देखें ये सल्फर से H2SO4 भी बन सकता है। फास्फोरस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो H3PO4+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। और आयोडीन को हम बात कर दें तो HiO4
आयोडिक एसिड बना देता हूँ। सबके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दे रहे हैं ताकि आपको उसको फाइंड आउट करने में आसानी रहे। और ये देखिए, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, ये सब 0 ऑक्सीडेशन नंबर वाले हैं, सब 0, ये 0। अब देखिए यहाँ से यही चीजें बढ़ करके आ कहाँ गई, यहाँ पर। तो ये देखिए, ये आ गया +4, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया +4 में। हाँ, सल्फर +6 में चला गया, फास्फोरस +5 में चला गया, और आयोडीन +7 में चला गया। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, इसकी ये विविधता है, या इसको अच्छाई कह लीजिए। ये इस हिस्से में यहाँ तक बन करके आ गया। तो जितने अधातुएं हैं, नॉन मेटल हैं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, और भी इधर जो भी बचेंगे पी ब्लॉक वाले में, वो सब आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब धातुओं के केस में आते हैं, और सबका ऑक्सीडेशन कर देगा ये। HNO3 डालते ही उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उनके ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, हम रिएक्शन लिख दे रहे हैं यहाँ पर। रिएक्शन कैसे लिखते हैं? रिएक्शन में देखिए, कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? ये कार्बन है, सपोज दैट कार्बन, और कार्बन मतलब कोयला, और ये इस पर HNO3 मैंने डाल दिया, नाइट्रिक एसिड। और ये नाइट्रिक एसिड डाला तो इनका ऑक्सीडेशन हो गया किस रूप में? 4NO2। देखते रहिए, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, ब्राउन रिंग, ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ये हो गई। फिर पानी निकलेगा, वाटर हर हालत में बनेगा, जो अम्ल है तो वाटर बनेगा ही बनेगा। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया CO2। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन कार्बन का, उससे संबंधित आ गया। अगले रिएक्शंस में हम थोड़ा सा और भी इसमें ले आते। ये देखिए, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है। नाइट्रिक अम्ल, इनको नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज ग्रेफाइट इनटू ग्रेफिटिक अम्ल। देखिए, ग्रेफाइट को, जो कार्बन का अपर रूप है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है ग्रेफिटिक अम्ल। ये तो कोक है, कोयला है, कार्बन है, यहाँ लिख दे रहे हैं, दैट इज कार्बन। ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें? कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड यहाँ आ गया, दैट इज दिस। अब मान लीजिए ग्रेफाइट को पूछ दें तो वो कैसे होगा? ग्रेफाइट का ऑक्सीडेशन कहाँ से हो जाएगा? तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिक फॉर्म है ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट भी कहेंगे इसको। ग्रेफाइट जो लेड पेंसिल में होता है, जो पेंसिल में इसके द्वारा हम लोग लिखते हैं पेंसिल, उसमें ग्रेफाइट ही है। और HNO3 डाल दिया, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस अपना अगर फुर्सत मिलेगा तो आप कर दीजिए। ये देखिए, ग्रेफिटिक अम्ल बनाता C11H4, C11H4O5, O5। अब बाकी और क्या क्या बनेगा? बाकी H2O तो बनेगा ही, CO2 बनेगा ही, ये सब बनेगा। इसका नाम होगा ग्रेफिटिक एसिड, ग्रेफिटिक एसिड। तो देख रहे हैं हम कैसे लिख रहे हैं, और इसका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ये स्थिति आपके सामने है। यानी पहला वाला रिएक्शंस को हम बात कर दें तो एक रिएक्शंस में इसमें लेके जाएं, पहले नंबर के रिएक्शंस अगर हम डाल दें तो कार्बन इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2 बाय द हेल्प ऑफ, यहाँ पर सल्फर इज, दूसरा रिएक्शंस की बात करें हैं, सल्फर किस में चला जाएगा? सल्फर इज ऑक्सीडाइज इनटू H2SO4,
H2SO4 ऐसा यही बना दीजिए। ये 0 है, यहाँ +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। उसी तरह से यहाँ 0 है और यहाँ +4 ऑक्सीडेशन। सारा ऑक्सीडेशन नंबर SRP से लेके चलोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। आइए इसका अगर रिएक्शंस लिखते हैं, देखते हैं इसमें क्या बनना है। देखिए, सल्फर अगर ले लिए जाए, कार्बन के बाद सल्फर, और सल्फर को पुनः 6HNO3 HNO3 नाइट्रिक एसिड इसमें आपने डाल दिया तो ये बन के आ गया 6NO2। 6NO2 भूरे रंग की गैस है, पुनः बता दे रहे हैं। ये H2SO4 हो गया और यहाँ पर 2H2 ये बन के आ गया। ये दैट इज दिस। यहाँ सल्फर 0 था, यहाँ सल्फर 6 हो गया। यहाँ सल्फर था, ये सल्फर पाउडर होता है एकदम, और यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। में जो हमें दिखाना है उसके नाम तो अवश्य लिखिए। सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फर का सल्फ्यूरिक में। अगला आयोडीन। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, अब ये समस्या आपके सामने आती है। कहता है क्या होता है जबकि व्हाट हैपेंस व्हेन आयोडीन कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। कंसंट्रेट है, ये सभी की सभी कंसंट्रेट है। ये कॉन्क है, COCN लिखा हो तो कॉन्क होने सांद्र है, ये भी लिख दें। बहुत सांद्र नहीं है, बहुत सांद्र होगा तो N2O5 बन जाएगा। ये देखते रहिए, कॉन्क है, कंसंट्रेट है, तब N2O5 अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बन जाएगा। यहाँ आयोडीन को ये ऑक्सीकृत कर देगा किसमें, 10NO2। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बना दिया, प्लस आप इसको बनाएंगे 4H2। पानी वाटर बनना है, ध्यान में रखे रहें। और आयोडिक एसिड बना दें यहाँ से। ये पर आयोडिक एसिड वहां था HI4, वो तुरंत टूट जाता है। ये आयोडिक एसिड बन गया, आयोडिक एसिड। ये नाम यहाँ से लिख दिया जाए। कंसंट्रेट है, आयोडीन 0 पर है। ये आयोडीन यहाँ 3 दूना 6 में से ये +5 चला गया। आयोडिक एसिड ये नाम हो गया, आयोडिक एसिड। ये आयोडिक एसिड बना किसको, आयोडीन को आयोडिक एसिड में ऑक्सीकृत कर देता है। कौन, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड, तो समझी जाए। अगर फास्फोरस को हम ले आए एक ही रिएक्शंस में, एक दूसरा तीसरा क्या था, दूसरा, और आयोडीन वाला ये तीसरा था, थर्ड रिएक्शन। ये समझ लीजिए थर्ड रिएक्शन था। अब आ जाइए यहाँ पर फोर्थ रिएक्शन में, यही डाल दे रहे हैं। फोर्थ रिएक्शंस में क्या होगा, फास्फोरस 2P। देखिए फास्फोरस P4 के रूप में पाया जाता है। तो आप ऐसे न लिखें बल्कि ऐसे लिख दें 1/2P4, तो वह ज्यादा सही है। फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 0 और 10HNO3 10 नाइट्रिक एसिड इस पे डाल दें। कौन सा भैया, तो कॉन्सनट्रेट है, सांद्र है, और ये प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन पुनः जो आप जान रहे हो कि NO2 बनेगा ही बनेगा। NO2 प्लस और क्या, H2O बनेगा ही, 2H2O, दैट इज 2H2O प्लस 2H3PO4, H3PO4
ये फास्फोरिक 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 एसिड बनाया, आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। ये फास्फोरस है, यहाँ फास्फोरस, फास्फोरस को फास्फोरिक अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये है +5 में आ गया। मेन क्लू में क्या होना है, जिसके द्वारा ये सारे रिएक्शंस हो रहे हैं। देखते हैं, इधर जगह नहीं नहीं है, इधर भी नहीं है, तो यहीं आते हैं। कुल मिलाकर जो रिएक्शन है हमारा, इसमें ये हो रहा है। देखिए HNO3 जब अपघटित होगा, HNO3 जब डिकम्पोज होगा, कंसंट्रेट, यहाँ लिख दे रहे हैं कॉन्क, तो बनेगा क्या, यही चीजें आपको लिख देना है। NO2 बनेगा ही, फिर और क्या बनेगा, H2O बनेगा ही, फिर और क्या बनेगा, और ये ऑक्सीजन निकलता है। यही ऑक्सीजन जा करके दूसरे किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ा देता है, यानी इसकी SRP ज्यादा है। और SRP ज्यादा है, मानक अपचयन विभव ज्यादा है, इसके कारण जिसका भी मानक अपचयन विभव कम होगा उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मेन रिएक्शन हमारा यही है, इस पे हम लोग सब काम कर रहे हैं। तो मेन रिएक्शंस हैं, तो उनको घेर दीजिए। और ये देखिए, इनको लेकर के हम लोग आ जाए, तो ये इसी रिएक्शंस पे सारे रिएक्शंस लिखे जा रहे हैं, इसी के ही देख करके आप देख सकते हैं कि सब में यहाँ जो उपयोग किया, सब में NO2 आ रहा है, सब में H2O आ रहा है। ऑक्सीजन जाके दूसरे मेटल में, आयोडीन में जुट गया तो HiO3 बन गया, फास्फोरस में जुट गया तो फास्फोरिक एसिड बन गया। ये मेन हमारा जो कंपोनेंट है, रिएक्शन है, ये यही है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर उतर रहा है, हो रहा है। तो अन्य किसी का भी बनाना होगा। अब देखिए, जैसे मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स माने उपधातु, रिएक्शन हुए ऑफ मेटलॉइड या ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड आप कह सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटलॉइड। अभी देखिए आप कैसे बढ़िया से रिएक्शन लिख ले रहे हैं। मेटलॉइड्स, उपधातुओं का ऑक्सीकरण कैसे किया जाए, तो लेके आइए। क्या, हॉट एंड कॉन्संट्रेट, देखिए आ गया हॉट एंड कंसंट्रेट, जो यहाँ होगा HNO3। आर्सेनिक हमारा मेटलॉइड्स है, उपधातु है, अभी बताया अभी मैं था, आर्सेनिक है। प्लस देखिए यहाँ 10HNO3 डाल रहे हैं, आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, I5 हो गया है, अब इससे ऊपर जा नहीं सकता, इससे नीचे ही आएगा। कहाँ जा सकता है नीचे जा करके, तो आपको दो चीजें तो पता ही है, NO2 बनेगा ही बनेगा, वाटर बनेगा ही बनेगा, इतना तो फिक्स हो गया। 2H2, पहले वाले रिएक्शन को देखिए, पहला रिएक्शन मतलब यही रिएक्शन, NO2 बनेगा, H2O बनेगा ही बनेगा, प्रोडक्ट में हर हालत में बनेगा। बैलेंस रहा है, ठीक है, नहीं बैलेंस है तभी कोई बात नहीं। अब आर्सेनिक का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5 होता है, तो इन्हीं को ये ऑक्सीकृत कर देगा किसमें, 2H3AS, देखिए नहीं जाने देगा उधर, तो हम इधर ही आ जाते हैं भाई, दूसरे कलर से कर देते, वो आसान हो जाएगा प्रेडिक्ट करना। ये देखिए यहाँ से 2H3 आर्सेनियस ASO4, यहाँ भी नहीं, कहाँ लिख दिया जाए, छोटा में कर देते हैं, उसी लाइन में ही सही है। प्लस H3
AsO4, अब तो लिखने दो। देखिए ये आ गया, ये आर्सेनिक है। आर्सेनिक को आर्सेनियस अम्ल में कन्वर्ट कर दिया, और 0 से था तो +5 में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ देखिए +4 में अपने का आप चयन कर दिया। कौन सा होना चाहिए? हॉट है, गरम भी किया है, देख लीजिए, और ये कंसंट्रेट भी है। तब जाके आर्सेनिक को आर्सेनिक अम्ल में, ये आर्सेनिक एसिड है। अगर बात करें तो ये आर्सेनिक एसिड कहलाता है। आर्सेनियस अम्ल, आर्सेनियस, आर्सेनिक एसिड, आर्सेनिक अम्ल हो गया ये एसिड। ये H+ आयन देगा। ये नाइट्रिक एसिड, और ये तो भूरे रंग की गैस है जो ऊपर निकल जाएगी। तो ये स्थिति आर्सेनियस का आ गया। H2S, अब देखिए यहाँ से एंटीमनी होगा तो एंटीमनी एसिड से बना दीजिए। अब तो आपके पास निकल ही गया। कैसे बना दे रहे हैं हम, ये देखिए आप कि एंटीमनी, आर्सेनिक एंटीमनी विस्मित तो मेटल है। ये देखिए यहाँ से एंटीमनी है, Sb, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, प्लस यहाँ HNO3 नीचे जा रहे हैं तो हमारा मोलों की संख्या घट रही है। ये भी कॉन्सनट्रेट है, कॉन्सनट्रेट हॉट, गरम होना चाहिए। इसको गरम करिए। फिर आप प्रोडक्ट तो जान ही रहे हैं क्या बनना है, NO2 तो बनेगा ही बनेगा, H2O तो बनेगा ही बनेगा। अब और क्या बनेगा? और एंटीमनी का ऑक्सीडेशन H3SbO4 में हो गया, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। देखिए एंटीमोनिक एसिड, इसका नाम है एंटीमोनिक एसिड। एंटीमोनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड बन गया ये। ऑक्सीडेशन हो गया, एंटीमनी का ऑक्सीडेशन हो गया। एंटीमनी अपने घर में मत रखना इसको। ये एंटीमनी है, जो भी मनी होगा वो खत्म कर देगा। तो ये आपका एंटीमोनिक एसिड्स बन के तैयार हो गया। अगले में हम लोग आ रहे हैं, ये ले लें इस कलर का। H2S हो जाए, सपोज H2S हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ अगर बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग, जो रिड्यूसिंग एजेंट है उनका ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बहुत रिएक्शन है, सबके साथ ही रिएक्शन करता है। बहुत झगड़ालू है एक तरह से कह लो एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स में हम लोग लेके आ जाएं तो देखिए कहाँ है H2S। H2S ये आपको एक्सपेरिमेंट मिलेगा, लैब में मिलेगा। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो फिर इसमें होना क्या है? देखिए HNO3 जैसे मिलाएंगे कंसंट्रेट HNO3, कैसे पता चलेगा कंसंट्रेट? जैसे ब्राउन कलर की गैस निकले तो समझ लीजिए वो कंसंट्रेट है, NO2 है, प्लस 2H2O तो बनेगा ही। और क्या हो सकता है? -2 से ये सल्फर बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना देता 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये कोलाइडल विलयन भी बनाने का तरीका है, जो हम आपको बताएंगे बाद में चल करके, जब कोलाइडल वाला पढ़ाएंगे तब। तो ये स्थिति आपकी यहाँ से मेटलाइट्स का हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया। और एक आध रिएक्शंस और भर दिए जाए। आगे चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग ले लें
SO2 आप बता सकते हो कहाँ जाएगा। SO2 में +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, और नाइट्रिक एसिड इस पे डाल दें 2HNO3, तो आप बता सकते हो कि कहाँ जा सकता है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +6 है, और +6 किस में होगा, H2SO4 में। तो देखिए यहाँ से ये जो कंपाउंड बन गया NO2 तो गैस बनेगा ही बनेगा, ये देखिए। और सल्फर और H2O, जो H2O यहाँ बना था वो सल्फर +6 में जा करके H2SO4 बना दिया। नाइट्रिक अम्ल बनाने H2SO4 अम्ल बनाने की विधि भी यही है, देख लीजिए यहाँ से बन गया। सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये कौन सा रिएक्शन नंबर ही नहीं डालेगा ये। चलिए, तो रिएक्शंस आप भी ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, बाद में जब पढ़ेंगे तो इसको बनाते रहिए, नंबरिंग भी करते रहिए। ABCD नंबरिंग कर ही देते हैं यार, बिना नंबरिंग के सही नहीं। ये देखिए 4 हो गया, यहाँ 5 कर देते। देख लीजिए ये 5 नंबर, ये 6 नंबर रिएक्शन, देन 7 नंबर रिएक्शन, फिर आगे आ जाते हैं ये 8 नंबर का रिएक्शन, देन 9 नंबर में देखिए क्या होगा। एकदम बिल्कुल आप लिख सकते हो, पोटेशियम आयोडाइड है, Ki है। आप तो समझ सकते हैं -1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ पर हम बैलेंस हमको मिल रहा है इसलिए हम लिख रहे हैं। आपको नहीं मिल रहा है मत लिखो, कोई बैलेंस की जरूरत नहीं। एकदम बोर्ड तो ऐसे ही लिख देता है कि बैलेंस समीकरण की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसको हमने गर्म किया है, और यहाँ कंसंट्रेट है, कॉन्क है। यहाँ आयोडीन कंसंट्रेट गरम नहीं किया है, एक तरह से कोल्ड में है, ठंडा है, डाइल्यूट है। इस तरह से हम रिएक्शंस यहाँ दे रहे हैं। डाइल्यूट, डिल जिसको आप बोलते हैं, डाइल्यूट है। जब डाइल्यूट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ घट जाएगा, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। देखिए यहाँ +4 है, और चला गया कहाँ, +2 में, इस पे आ गया। और क्या बनेगा, पानी तो बनेगा, वाटर। और इसके बाद और क्या बनना है, पोटेशियम है, नाइट्रेट है, तो साल्ट बनेगा ही यार। पोटेशियम नाइट्रेट का साल्ट तो बनेगा ही, और आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये देखते रहिए, 3I2 बना दिया, आयोडीन बना दिया। आयोडीन बनाने की यही विधि भी है। आयोडीन बन गया यहाँ से, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन, वो सारी कैसे बनाओगे, तो ये आपका यहाँ से रिएक्शन बन करके तैयार हो गया। ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। दूसरे में आ जाइए, हम उपयोग कर देते हैं ये वाले रिएक्शंस को। SnCl2 को वेरी डाइल्यूट हो जाएगा, SnCl4 में कर देगा। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ SnCl2 को Cl4 में ऑक्सीकरण कर देता। बहुत सारे रिएक्शन, सबको लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन समझने की जरूरत है। ये देखिए इसको भर दिया जाए। फेरस सल्फेट, ये जो रिएक्शन आप उसमें कर रहे हैं लैब में, इसलिए हम वही लिख रहे हैं। फेरस सल्फेट है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और जैसे ही इसमें H2SO4 आपने मिला रखा था, 3H अम्लीय होना चाहिए, इसलिए H2SO4 आपने मिलाया था फेरस सल्फेट, अमोनियम फेरस अमोनियम सल्फेट में, और HNO3 डाल दें यहाँ, HNO3। देखिए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो बना क्या देगा, फेरिक सल्फेट, Fe2SO4, देन 3, और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, ये देखिए 2NO, कंसंट्रेट नहीं है, और जल तो बनेगा ही यार, H2O तो बनेगा ही। तो यहाँ फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया, ये देख लीजिए। यहाँ फेरस
फेरस था, यहाँ फेरिक में आ गया, ऑक्सीडेशन हो गया और नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ बन के तैयार हो गया। तो ये स्थिति आपकी आ गई। अगर नाइट्रिक एसिड डाल दें हम तो क्या होगा, तो फेरस फेरिक में ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड आर्सेनियस से, देखिए ये भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें लैब में, ये लैब में, ये भी लैब में मिलेगा। तो लैब में मिलेगा तो क्या है, इस सांख्या बोलते जहर है, ये कराया जाएगा आपसे। AS2O3 आर्सेनियस ऑक्साइड में अगर हम HNO3 2HNO3 आर्सेनियस ऑक्साइड में घुलेगा नहीं, पाउडर है, इसलिए उसको पानी में घोलते हैं, तो इसलिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वाटर की जरूरत पड़ती है उसको घोलने के लिए, डिजॉल्व करने के लिए, और हल्का गर्म भी करना पड़ता है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म करेंगे तो आर्सेनियस अम्ल बन जाएगा, उनको ऑक्सीडाइज कर देगा, ASO4 यह बन गया। अब प्लस N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड बन जाता है। आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज टू आर्सेनिक एसिड, ये आर्सेनिक एसिड है। ये देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं आर्सेनिक एसिड, ये आपका आर्सेनिक एसिड है। और आर्सेनियस ऑक्साइड या आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड नाम ले लें तो नाम हो जाएगा आर्सेनिक 3 ऑक्साइड है, इसलिए इसको लिखेंगे ट्राई ऑक्साइड, आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड N2O3 बना दिया। तो इतना प्रोडक्ट्स बन गया और यहीं तक आज रहने देते हैं। तो सभी लोगों को धन्यवाद इसको देखने के लिए, जितने लोगों ने इसको देखा।